Now our next concept is concept related to line and plane. देखो, आपने 11th क्लास में जब आप बचपन में थे, बचपन का मतलब मैं कॉमर्स स्टूडेंट के लिए कहता हूँ 11th, जब आप बचपन में थे 11th क्लास में थे तो आपने सीखा था कि अगर दो पॉइंट्स है, लाइक एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, तो इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया आपने, तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो दोनों पॉइंट्स अगर हमें दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो लाइक x1 y1 x2 y2, तो हमने सीखा था कि उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। हमने सीखा था कि उसका जो स्लोप होता है दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। फिर हमने ये सीखा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। इक्वेशन ऑफ लाइन ये होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, राइट। इसी तरह से अगर हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन हो, दो वेक्टर्स कैसे गिवन हो, या तो वो दो वेक्टर्स पैरेलल हो, कोलिनियर हो, या आपके पास जो दो वेक्टर्स है वो परपेंडिकुलर हो। अब आपको पता है पैरेलल और कोलिनियर क्या होता है। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल या कोलिनियर होते हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो जीरो वेक्टर के इक्वल होता है। या अगर दो वेक्टर्स पैरेलल और कोलिनियर होते हैं तो उनके बीच में ये इक्वेशन बनती है, बीटा वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर और ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, राइट। तो अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन है जो पैरेलल वेक्टर है या कोलिनियर वेक्टर है, तो पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर से हम फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। थ्री डायमेंशनल 3D में क्या होता है, अगर हमारे पास दो पैरेलल वेक्टर गिवन है या दो कोलिनियर वेक्टर गिवन है, तो इनका यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन है, परपेंडिकुलर वेक्टर का मतलब जिनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, परपेंडिकुलर वेक्टर का मतलब जिनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, तो इन वेक्टर से हम फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये चीज समझ में आ गई? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बच्चे पूरी 3D पढ़ लेते हैं लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि ये कौन से वेक्टर्स इक्वेशन ऑफ प्लेन वाले होते हैं, कौन से वेक्टर्स इक्वेशन ऑफ लाइन वाले होते हैं। अब बहुत सिंपल सा कंसेप्ट आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है या कोलिनियर है तो उन दो वेक्टर्स का यूज करके हम फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर आपके पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर है, अब जज कैसे करोगे, आपको पता है कि अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया तो आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, देन बाय यू विद दीज वेक्टर्स वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इतना समझ में आ गया कि पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर से हम फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन और परपेंडिकुलर वेक्टर से हम फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, अब आप ये देखो, जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करते थे तो उसमें भी क्या होता था, एक हमारे पास फिक्स पॉइंट होता था और एक जनरल पॉइंट होता था। जैसे कि फिक्स पॉइंट का मतलब जिससे लाइन पास हो रही है, दिस इज द पासिंग पॉइंट। और जनरल पॉइंट कहीं भी हम लाइन पर ले लो, आप कहीं भी किसी भी जगह पर एक्स वाई। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती थी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्स वाई क्या होता है, जनरल पॉइंट, पूरी लाइन में कहीं भी आप इसको ले सकते हो। और एक पॉइंट होता है फिक्स पॉइंट। अगर हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है और एक जनरल पॉइंट है, तो हमने ये सीखा था या पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, अगर उसका स्लोप m है तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब मैंने क्या कहा आपको कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, या तो दो वेक्टर पैरेलल होने चाहिए या कोलिनियर होने चाहिए, राइट। तो देखो, जैसे कि मान लो आपके पास एक लाइन है ए आर, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 z1। जैसे x1 y1 z1 का मतलब ये हो गया फिक्स पॉइंट, ये क्या हो गया, फिक्स पॉइंट। और ये हो गया हमारा जनरल पॉइंट, जो भी पूरी लाइन पर आप कहीं भी ले सकते हो। फिक्स पॉइंट को मैंने ले लिया ए हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, और जनरल पॉइंट को ले लिया मैंने r हैविंग कोऑर्डिनेट्स x y z। अब लेट p वेक्टर बी द पैरेलल वेक्टर टू दिस वेक्टर। अब जैसे कि ये पॉइंट ए है और आर है, इसको यूज करके मैं ए आर वेक्टर फाइंड कर सकता हूँ। भाई आपके पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है आपके पास जनरल पॉइंट। अगर आपके पास दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो क्या आप उससे वेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हो? बिल्कुल आप निकाल सकते हो।
तो मैं यहाँ से ए आर वेक्टर निकाल सकता हूँ। और कैसे निकाल सकता हूँ, मैं इस लाइन में ए आर वेक्टर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। आपको मैंने बताया था कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो हम उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। एम आई राइट? ऐसे आर वेक्टर का मैं पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकता हूँ। तो अगर मुझे ए आर वेक्टर फाइंड करना है तो ए आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, टर्मिनल पॉइंट पोजीशन वेक्टर, दैट इज ओ आर वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो मेरे पास ए आर वेक्टर की वैल्यू है। यहाँ पे सारी बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर एक वेक्टर ले लिया मैंने पी वेक्टर, पी फॉर पैरेलल, जो इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। जो इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। तो मैंने आपको ये कहा कि अगर दो वेक्टर्स, अगर हमारे पास दो पैरेलल वेक्टर है, जैसे कि इस केस में एक ए आर वेक्टर और एक पी वेक्टर, ये दोनों पैरेलल वेक्टर है, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड करेंगे, हमने ये पढ़ा था ना कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनके बीच में क्या कंडीशन होती है, एक्स वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा वाई वेक्टर लैम्डा और वाई वेक्टर। वाई वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा एक्स वेक्टर। एम आई राइट? इट मीन्स अगर ए आर वेक्टर पी वेक्टर के पैरेलल है तो कैन आई से दैट ए आर वेक्टर विल बी इक्वल टू लैम्डा इनटू पी वेक्टर, यस और नो? नाउ कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ ए आर वेक्टर बाय यूजिंग पोजीशन वेक्टर? यस आई कैन। ए आर वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ आर वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। यहाँ तक सारी बात समझ में आ रही है? दैट ए आर वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ आर वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर एंड इट इज इक्वल टू लैम्डा पी वेक्टर। ठीक है। अब देखो, वेक्टर फॉर्म में ये जो जनरल पॉइंट होता है, जनरल पॉइंट से ये जो वेक्टर बनता है ओ आर, इसको हम कहते हैं, इसका जो सिंबल होता है ये होता है आर वेक्टर। जब भी हम किसी लाइन की या प्लेन की इक्वेशन फाइंड करेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो जो गिवन पॉइंट, जो जनरल पॉइंट होगा उसको हम आर वेक्टर लेंगे, यानी कि आर वेक्टर के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये जो आपका ओ आर वेक्टर है ये हो गया हमारा स्मॉल आर, तो इसका सिंबल क्या हो गया, स्मॉल आर। और ये जो ओ ए वेक्टर है इसका, इसको हमने ले लिया, लेट इट बी स्मॉल ए वेक्टर। ओ आर वेक्टर क्या हो गया, आर वेक्टर। ओ ए वेक्टर को हमने ले लिया स्मॉल ए वेक्टर, और ये हो गया लैम्डा पी वेक्टर। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म क्या होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ तक कोई भी बात आपको पूछनी है तो आप पूछ सकते हो, आराम से देख लो, रिलैक्स होके। कहीं भी कोई डाउट है देन वेव योर हैंड, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ इट्स क्लियर देन थम्स अप। जनरल पॉइंट हमेशा स्मॉल आर रहेगा भैया? जनरल पॉइंट जब वेक्टर फॉर्म में आप इसको कंसीडर करोगे तो स्मॉल आर वेक्टर से कंसीडर करोगे, और फिक्स पॉइंट को हम लेंगे स्मॉल। ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में ये जो पी वेक्टर है इसकी जगह दिया हुआ है बी वेक्टर। बट आइडियली देखो, मैं पी वेक्टर क्यों ले रहा हूँ ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पी फॉर पैरेलल, तो आपको इसको माइंड में रखना बहुत इजी हो जाएगा, इसलिए डजंट मैटर आप इसको पी वेक्टर लो या बी वेक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी एनसीईआरटी में इस इक्वेशन को लिखना हो तो क्या होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो वहां बी वेक्टर जो है वो पैरेलल वेक्टर। समझ में आ गया? ठीक है। खैर आप ए वेक्टर लो, पी वेक्टर लो, क्यू वेक्टर लो, डजंट मैटर। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो देखो दो तरह की फॉर्म्स पूछी जाती है। या तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि भाई ये गिवन पॉइंट है, जनरल पॉइंट को हम एक्स वाई जेड ही लेते हैं, पैरेलल वेक्टर आपको गिवन होगा, और आपको कहा जाएगा कि ऐसे केस में आप बताओ कि इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, तो ये तो होगी वेक्टर फॉर्म। या आपसे पूछा जाएगा कि इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी। अब कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है कि इन टर्म्स ऑफ एक्स, x1 y1 z1। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, xyz x1 y1 z1 मीन्स, अब अगर इसी इक्वेशन को देखो, हमने ये पढ़ा था ना कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो उनके बीच में, उनके डायरेक्शन रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। एम आई राइट? हमने यही पढ़ा था। अब यहाँ पर देखो आप, अब यहाँ पे अगर मुझे a1 फाइंड करना हो, ए आर इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, a1 क्या होगा, कैन आई से दैट x एक्स माइनस माइनस x1, x1। b1 क्या होगा, y माइनस y1,
और C1 क्या होगा, Z माइनस Z1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसी जो, और ये A1 B1 C1 क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। पैरेलल वेक्टर में देखो ऑलरेडी गिवन है डायरेक्शन रेशियो, दैट इज ABC। तो कैन आई से दैट A2 जो है आपका वो हो गया A, B2 आपका हो गया B, और C2 आपका हो गया C। इज इट क्लियर? इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू ये होगी A1 B1 और C1। और जो पैरेलल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू क्या होती है, जो नॉर्मली होता है A B और C, A B और C। अब देखो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो हमने क्या सीखा था, then A1 by A2 will be equal to B1 by B2 will be equal to C1 by C2, राइट? यही हमने सीखा था। तो देखो A1, तो A1 की जगह क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन A2, A2 की जगह क्या होगा A, इक्वल टू B1, इन प्लेस ऑफ B1 वी विल पुट y माइनस y1, और B2 की जगह क्या आ जाएगा B, इन प्लेस ऑफ C1 वी विल पुट z माइनस z1, और C2 की जगह क्या आ जाएगा C। ये होगी इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो देखो प्रॉपर्ली आपको डिराइव करके दिखा दिया और प्रूफ भी दे दिया कि अगर वी हैव गॉट टू पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर फॉर दैट मैटर, यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म एज वेल एज इन कार्टेशियन फॉर्म। ये बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। अभी तक आपने क्या सीखा, इक्वेशन ऑफ लाइन in vector form is what, r vector is equal to a vector plus lambda p vector, और अब by your NCERT it will be r vector is equal to a vector plus lambda b vector। पैरेलल की जगह पैरेलल वेक्टर को b वेक्टर से मेंशन किया गया। तो NCERT में क्या होगा, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। ओके, कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 बाय a इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इक्वल टू z माइनस z1 बाय c। ये भी क्लियर हो गया। अब अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बात करता हूँ, आर वेक्टर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, आर वेक्टर कहता है जनरल पॉइंट जो एक्स वाई जेड की फॉर्म में होता है। तो एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या प्लस जेड के क्या। ए वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, फिक्स पॉइंट एक्स वन आई क्या वाई वन जे क्या प्लस जेड वन के क्या। और जो पैरेलल वेक्टर होता है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, ए आई क्या प्लस बी जे क्या प्लस सी के क्या। इज इट क्लियर? अब ये जो आर वेक्टर होता है एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या प्लस जेड के क्या, इट मीन जो हमारा जनरल पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्स वाई जेड। जो हमारा फिक्स पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 y1 z1। और जो पैरेलल वेक्टर होगा उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर के क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियोज, वो क्या होंगे a b और c। क्लियर हो गया सब कुछ, ना तो कोई डाउट तो नहीं? अब इस पर बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, find the equation of line which passes through the point 1 2 3, passes through the point। तो ये हो गया आपका फिक्स पॉइंट, ये क्या है आपका, दिस इज योर फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट का क्या सिंबल था बताओ, ए वेक्टर। ए वेक्टर। तो आपका ए, कैन आई से दैट योर ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर। ये आपका पैरेलल वेक्टर हो गया। तो पी वेक्टर क्या हो गया आपका, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, पैरेलल टू द वेक्टर या डायरेक्शन, ये वर्ड यूज हो, बोथ आर सेम, इट मींस आपको पैरेलल वेक्टर की करना। इज इट क्लियर? ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। अब देखो पासिंग पॉइंट है आपका 1 2 3, पासिंग पॉइंट क्या 1 2 3, तो पासिंग पॉइंट से आपके पास आ गया ए वेक्टर आई क्या प्लस 2j क्या प्लस 3k क्या।
पैरेलल वेक्टर है हमारा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, राइट। अब इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन अगर देखो कुछ भी मेंशन नहीं है तो इसका मतलब वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना है। कार्टेशियन में तभी फाइंड करोगे जब क्वेश्चन में कहा जाए। क्वेश्चन साइलेंट है तो इसका मतलब वेक्टर फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म क्या होती है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर। और वेक्टर फॉर्म है तो आर वेक्टर के रिस्पेक्ट में ही निकाला जाएगा, तो इसको आप एज इट इज लिखो। फिर ए वेक्टर दैट इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हो गया आपका ए वेक्टर, प्लस लैम्डा पी वेक्टर, पी वेक्टर इज 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। भैया इसमें हमने वो क्यों नहीं निकाला फिर क्या इक्वेशन? क्वेश्चन ही तो है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। मैंने आपको क्या कहा, अगर क्वेश्चन नहीं, नहीं वो लिखा माइनस करके। निकालना है वेक्टर फॉर्म में तो आपको वेक्टर फॉर्म में ही निकालना है। अभी आपको यही तो समझाया कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, आपके पास दो फॉर्म्स होती है लाइन की, एक वेक्टर फॉर्म होती है, कार्टेशियन फॉर्म। आपने वेक्टर फॉर्म में निकाला, बाय बिकॉज क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन अगर साइलेंट होता है तो आपको लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में फाइंड करनी है। कार्टेशियन फॉर्म में तब भी फाइंड करोगे जब आपको कहा जाएगा। तो मैंने ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दिया, पी वेक्टर की, दैट इज माय इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन होती है आर वेक्टर के रिस्पेक्ट में आती है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज, अभी आपने ये स्टडी किया कि जैसे एक लाइन है और उसमें एक फिक्स पॉइंट है दैट इज ए x1 y1 z1, और एक है जनरल पॉइंट दैट इज r x y z। तो उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में क्या होती है और कार्टेशियन फॉर्म में क्या होती है, ये हमने फाइंड करना सीखा, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट if on the line we have two fixed point rather than one, अगर एक फिक्स पॉइंट की जगह अगर हमारे पास दो फिक्स पॉइंट हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे वेक्टर और कार्टेशियन? जैसे कि देखो ये एक लाइन है, ये नंबर में जो होती है ना ये आपके फिक्स पॉइंट होता है, लाइक x1 y1 z1, 1 लिखा हुआ है, x2 y2 z2, तो ये फिक्स पॉइंट है। तो आपके पास इस लाइन पर दो फिक्स पॉइंट है, एक a और एक b, और जनरल पॉइंट होता है नॉर्मल x y z। जनरल पॉइंट हो गया आपका r x y z। ये चीज समझ में आ रही है? यहाँ तक सारी चीज क्लियर होगी। अब देखो इस ए फिक्स पॉइंट को मैंने पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा, ये इट विल बी इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो ए से मैंने इसको ले लिया ए वेक्टर। ये जो बी पॉइंट है फिक्स पॉइंट x2 y2 z2, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओबी वेक्टर, जिसको मैंने इसका सिंबल हमने ले लिया बी वेक्टर। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने पैरेलल वेक्टर को बी वेक्टर नहीं कहा, यहाँ ज्यादा सेंस बन रहा है कि बी पॉइंट है, बी से हो गया बी वेक्टर। तो इसके आपके वैल्यू क्या हो जाएगी पोजीशन वेक्टर की, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और ये जो जनरल पॉइंट है आपका एक्स वाई जेड, इसका सिंबल क्या होता है आर वेक्टर, एंड इट इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, अब मुझे ये बताओ कि एक वेक्टर यहाँ पर हो गया आपका ए आर, राइट, एक वेक्टर क्या हो गया ए आर, और दूसरा वेक्टर आपका हो गया ए बी वेक्टर। अब ये पैरेलल है कोलिनियर है? कोलिनियर। मैंने क्या कहा, या तो दो वेक्टर पैरेलल हो तब हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं, या दो वेक्टर कोलिनियर हो। तो पैरेलल वाले कंसेप्ट से मैंने अभी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करके दिखाई, अब मैं आपको फाइंड करके दिखा रहा हूँ कोलिनियर वाले कंसेप्ट से। तो देखो क्या ना से दैट अगर ये दो वेक्टर आपके पैरेलल कोलिनियर है तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, दैट ए आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इनटू ए बी वेक्टर, यस और नो? इफ दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, then what will be the relation between these two vectors, that AR vector will be equal to lambda into AB vector. Now this AR vector can be written as OR vector minus OA vector, and this AB vector can be written as OB vector minus OA vector. ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब जो आपका OR वेक्टर है वो है आपका R वेक्टर,
जो आपका ओ ए वेक्टर है ये हो गया आपका स्मॉल ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर क्या हो गया आपका, ओ बी वेक्टर दैट इज बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर क्या हो गया आपका स्मॉल ए वेक्टर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इट मीन्स व्हाट, equation of line in vector form passing through two fixed point will be equal to r vector equal to a vector plus lambda b vector minus a vector. This is a vector equation of line. This is a vector equation of line. Okay. Now, as we know that if two vectors are collinear, तो इनके बीच में कंडीशन क्या होती है, a1 by a2, ये प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था कंसेप्ट, इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। हमने सीखा था कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो या कोलिनियर हो तो उनके डायरेक्शन रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन होता है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। और अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो डायरेक्शन रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन होता है, बताओ भाई। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो डायरेक्शन रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन था, यस L equals L1, M equals M1 और N equals L1। यस प्रणय, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 और वहां से क्या रिलेशन आया था डायरेक्शन रेशियोज के बीच में, दैट इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। और अगर डायरेक्शन को साइंस हो तो यही रिलेशन क्या हो जाएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। जो आप इक्वल कह रहे हो रीत, वो आपका होता है जब पैरेलल होता है। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में ये रिलेशन होता है। When two vectors are parallel और कोलिनियर तो डायरेक्शन कोसाइन के बीच में ये रिलेशन होता है, L1 इक्वल टू L2, M1 इक्वल टू M2 और N1 इक्वल टू N2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो A1, अब यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज फाइंड करनी। तो देखो अगर मुझे A1 फाइंड करना है, वेक्टर क्या है आपका AR, A2R। तो यहाँ A1 वेक्टर क्या होगा आपका, इट विल बी A1 नॉट वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो। तो जो A1 होगा इट विल बी इक्वल टू x2 minus x1। कैन आई से दैट x minus x1। ऐसे B1 क्या होगा आपका y minus y1 और C1 क्या होगा z minus z। ये हो गया आपका फॉर AR वेक्टर। देन फॉर AB वेक्टर, AB A to B, ये क्या होगा x2 minus x1 दैट इज A2, x2 minus x1। तो B2 क्या होगा आपका y2 minus y1 और C2 क्या होगा आपका Z2 minus Z1, right? Now if these two vectors are collinear, then we can say that A1 by A2, what is A1, x minus x1 upon A2, x2 minus x1 equal to B1 by B2, what is B1, y minus y1 upon B2, y2 minus y1, C1 by C2, what is C1, z minus z1 upon C2, z2 minus z1. And this is the equation in Cartesian form. Is it clear? तो अगर दो फिक्स पॉइंट गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में क्या होती है, ये मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया। दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और दो वेक्टर्स अगर आपके कोलिनियर हो या पैरेलल हो तब कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z। इज इट क्लियर, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अगर एक फिक्स पॉइंट गिवन है और एक पैरेलल वेक्टर गिवन है या कोलिनियर वेक्टर गिवन है तो लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर। और लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1 बाय ए इक्वल टू y माइनस y1 बाय बी इक्वल टू z माइनस z1 बाय सी।
फिर हमने ये सीखा कि अगर दो पॉइंट्स गिवन है, 2 पासिंग पॉइंट, यहाँ तो एक ही था, यहाँ पे 2 है, फिर लाइन की जो वेक्टर इक्वेशन है वो क्या होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये क्लियर हो गया। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर ध्यान से देखना भाई, x2 माइनस x1 a के इक्वल होता है ना, y2 माइनस y1 किसके इक्वल होता है, b के, और z2 माइनस z1 किसके इक्वल होता है, c के। इसी तरह से अगर आप, ये भी तो x2 माइनस x1 वाली बात है, एक फिक्स पॉइंट ये, एक फिक्स पॉइंट ए, दोनों पॉइंट्स के अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, पैरेलल वेक्टर। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर भी पी वेक्टर के इक्वल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो इक्वेशंस है वो भी आप इन इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो। समझ में आ रहा है? जो पी वेक्टर है इट इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और जो डायरेक्शन रेशियोज होता है वो क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच में, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z2। तो अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो आप देखोगे यही एक्चुअल में आपकी मेन इक्वेशन है। इसी इक्वेशन का, आप इस इक्वेशन को भी आप फाइंड कर सकते हो। समझ में आ रही है मेरी बात? यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है? ठीक है।